हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 3 पिन लोकेशन मेथड, और 3 पिन लोकेशन मेथड में आज हम लोग उसका आखिरी टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, कि 3 पिन लोकेशन मेथड से हमने देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस तरीके से हम लोगों ने जीरो किया। ठीक है, तो यह एक बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी वर्क पीस को लोकेट करने का। एक्चुअल में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जिग और फिक्सर। तो जिग और फिक्सर करता क्या है, वर्क पीस के डिग्री ऑफ फ्रीडम को जीरो करता है। समझना बात को, जिग एंड फिक्सर एक्चुअल में क्या करता है, वर्क पीस के डिग्री ऑफ फ्रीडम को जीरो करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर वर्क पीस की जीरो हो गई तो वही क्या होगा, परफेक्टली क्लेम्ड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज का यह एमटीटी का आखिरी क्लास है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि यह आखिरी क्लास भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आज जो है एमटीटी का पूरा समाप्ति हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि जो प्रश्न आता है एक बहुत साधारण सा, कि कोई सिलेंड्रिकल वर्कपीस है। ठीक है, कि कोई सिलेंड्रिकल वर्कपीस है तो उसको बेस्ट तरीके से सपोर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आप सभी लोग एक ही आंसर देते हो जिसका नाम है वी ब्लॉक। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जैसे आपने, समझना, जैसे आपने वर्क पीस को टेबल के ऊपर रख दिया था, ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एलिमिनेट हो गया था, 6 होते हैं, अब बचा कितना था, 3। तो उसी तरीके से अगर आप किसी सिलेंड्रिकल वर्क पीस को वी ब्लॉक में रख देंगे, किसी सिलेंड्रिकल वर्कपीस को वी ब्लॉक में रख देंगे तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, यह दूसरा प्रश्न है। ठीक है, अभी तो आपने देख लिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, और अगर आपने उसको वी ब्लॉक में रख दिया तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बचता है, यह दूसरा प्रश्न है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सिलेंड्रिकल वर्कपीस को वी ब्लॉक में बेस्ट तरीके से सपोर्ट क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि लोकेशन ऑफ अ सिलेंडर ऑन अ वी ब्लॉक। तो यह प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि वी ब्लॉक में सपोर्ट करते हैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वर्कपीस को। चलो ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि ऐसा करते क्यों हैं। ठीक है, कि वी ब्लॉक में सपोर्ट करने से ऐसा हो क्या जाता है कि हम लोग यह एक स्टेटमेंट याद कर लेते हैं कि स्फेरिकल वर्कपीस को वी ब्लॉक में सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे आते हैं। ओके, आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखो, आपको आइडिया हो गया होगा इस एक्सिस को ही हमको क्या करना है, रीड करना है, क्योंकि हमारा यही एक्सिस है, यही क्या बताता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। चलिए फर्स्ट वन जो आपको समझना है वह देखो, यहाँ पे क्या है, आपका एक वी ब्लॉक है। चलिए वी ब्लॉक हो गया, और यह आपका वर्क पीस है, दिख रहा है। चलो यह वी ब्लॉक हो गया और यहाँ पे आपका वर्क पीस है। चलो मान लो इसको हमने ऐसे दिखा दिया, ये आपका वी ब्लॉक है, ये आपका वर्क पीस है। अब प्रश्न यहाँ पे यह उठ रहा है कि जब यह वी ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी वर्क पीस यहाँ पे है, तो इसके पास कितने मोमेंट होंगे। तो सबसे पहले उसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे। अब आप लोग दिमाग लगाओ जरा, ए बी की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, अगर ए बी एक्सिस ऐसा तो ये ऐसे ही आएगा। चलो ये आने दो ऐसे। तो अगर आपने ध्यान से देखो, अगर आपने इस तरफ फोर्स लगाया तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उस तरफ निकल जाएगा। अगर आपने इसको इस तरफ खींचा तो यह पूरा का पूरा स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, स्लाइड कर रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से। अगर आपने इसको इस तरफ फोर्स लगाया तो यह पूरा का पूरा जो शेफ्ट है आपका इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने फोर्स की वैल्यू इधर लगाई, फोर्स अगर आपने इस तरफ लगा दिया तो क्या होगा, यह इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या आपको पता चल रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वह लेफ्ट एंड राइट का मूवमेंट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी के पास यह लेफ्ट एंड राइट का मूवमेंट है। चलो होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम दूसरा चेक करेंगे कि ए बी के अलोंग क्या रोटरी मूवमेंट है। चेक कर लो, आपने क्या किया,
कि यहाँ पे आपने जैसे इसको रोटेट किया, आपने इसको जैसे रोटेट किया, देखो ये घूम भी जाएगा। देखो कैसे, अगर इस एक्सिस के थ्रू आपने इसको ऐसे रोटेट किया तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस तरफ रोटेट कर जाएगा। अगर आपने फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाया तो ये इस तरफ भी रोटेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके पास रोटरी मूवमेंट भी है। चलो, इसका मतलब क्या है, इसके पास रोटरी मूवमेंट भी है। ओके, अब CD को देखते हैं। ठीक है, आइए CD के बारे में बात करते हैं। जरा इसको इरेज करते हैं। आइए CD के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखो। अब CD एक्सिस को लो, CD एक्सिस एकदम सीधा का सीधा ऐसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। यह क्या है, C, यह क्या है, D। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप फोर्स ऊपर से लगाओगे तो क्या यह ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। अगर आपने फोर्स ऊपर से लगाया, फोर्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे है, अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया तो क्या यह ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। इसका मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जो CD के अलोंग जो लीनियर मूवमेंट है वह टोटली क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। CD के अलोंग लीनियर मूवमेंट कैंसिल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर क्या CD के अलोंग अगर आप इसको रोटेट करोगे, इस तरीके से रोटेट करोगे तो क्या यह रोटेट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें फंसा हुआ है, B ब्लॉक में फंसा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि CD के पास यह वाला मूवमेंट भी क्या है, नहीं है। तो CD के पास क्या है, यह वाला भी मूवमेंट नहीं है। आगे चलते हैं, तो CD के पास यह भी मूवमेंट नहीं है। चलो अब EF के बारे में बात करते हैं। EF के पास क्या क्या है, चलो इसके पास लीनियर मूवमेंट और रोटरी मूवमेंट, यही तो हमको चेक करना है कि है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, EF के बारे में जिक्र करते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, मिटा दे रहे हैं। आगे आ जाओ। चलिए, EF कहाँ है, ये एक्सिस है, EF की एक्सिस ये है, और इसी के पैरेलल आप लाइन खींचोगे तो इसका एक्सिस अप्रॉक्स ऐसे आएगा। चलो ठीक है, यह एक्सिस क्या हो गया, E, और यह एक्सिस क्या हो गया, F। चलो अब देखो, जब आप इसको फोर्स लगाओगे यहाँ पे, क्या यह ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ मूव करेगा। अगर आप इस तरफ से फोर्स लगाओगे तो यह ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से ब्लॉक में फंसा हुआ है। अगर आपने इसको इस तरफ से फोर्स लगाया तो यह ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके पास लीनियर मूवमेंट नहीं है। किसके पास, EF के पास। अब आगे आते हैं, जब आपने इसको इसके अकॉर्डिंग, EF के अकॉर्डिंग जब इसको रोटेट किया, सपोज करो यहाँ पे जब आपने इसको इस तरीके से रोटेट किया तो यह ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से रोटेट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यह वाला अगर ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो यह वाला पोर्शन नीचे तरफ रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि यह किसी भी हालत में रोटेट नहीं कर पाएगा, यह किसी भी हालत में रोटेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, यह वाला भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो समझने की बात है वह यह है, दो बातें आपको समझनी चाहिए कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट को केवल टेबल के ऊपर रख दिया था, बहुत ही गहरी समझ को आपको समझना है यहाँ पे मामला है क्या। जब हमने एक ऑब्जेक्ट का जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 था, जब हमने उसको टेबल पे रख दिया तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, आप बोलोगे 3 हो गया। लेकिन अगर हमने कोई सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, अगर उसको हमने V ब्लॉक में रख दिया तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 2 बच गया। इसका मतलब क्या है कि जब आप सिलेंड्रिकल वर्कपीस को V ब्लॉक में रखते हो तो उसके 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम इलिमिनेट हो जाते हैं। इसका मतलब है जिस तरीके से आपने वर्कपीस को टेबल पे रखा तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इलिमिनेट हो गए, उसी तरीके से जब आप उस वर्कपीस को V ब्लॉक में रखते हो तो उसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम इलिमिनेट हो जाता है, 4। तो बचते कितने हैं, 2। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि सिलेंड्रिकल वर्कपीस को बेस्ट तरीके से सपोर्ट करने का तरीका क्या है, V ब्लॉक। जैसे ही आप V ब्लॉक में उसको रख देते हो तो ऑटोमेटिक इसका 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो जाता है। ठीक है, बचते कितने हैं, केवल 2। इसके अलोंग, AB के अलोंग लीनियर मूवमेंट और रोटरी मूवमेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लैंप लगा देते हैं। अगर इसको 0 करना है तो हम क्या करेंगे, आप पहले इसको समझ चुके हो कि नहीं, समझ चुके होंगे। फिर से आप देख लो, AB के अलोंग लीनियर और रोटरी है,
एग्जिस्ट कर रहा है, यह रोटेट कर सकता है और इस तरफ से मूव भी कर सकता है। ए बी के अलोंग दोनों मूवमेंट है, लीनियर और रोटरी दोनों है, लेकिन सी डी के अलोंग देखो आप, लीनियर मूवमेंट कैंसिल हो गया, रोटरी मूवमेंट कैंसिल हो गया, लीनियर और रोटरी दोनों कैंसिल है किसके अलोंग, सी डी के अलोंग। अब आप ई एफ के अलोंग देखो, ई एफ के अलोंग आपका क्या है, लीनियर मूवमेंट और रोटरी मूवमेंट दोनों के दोनों क्या है, खत्म है। तो अब जो प्रश्न उठता है कि इसके पास जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्या यह खत्म नहीं होगा, होगा। वह कैसे होगा आपको बताते हैं, ध्यान से देखो। अब आपको आइडिया हो गया कि केवल ए बी के अलोंग मूवमेंट है, इसका मतलब यह इस तरीके से लिनियर मूवमेंट कर सकता है और यह इसी तरीके से क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यही किसके पास है, ए बी के। और बाकी सी डी और ई एफ ये दोनों के दोनों मूवमेंट क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब आपको ध्यान देना क्या है, अब हम यहाँ पे क्लैंप लगा देते हैं, ठीक है। क्लैंप लगाने का मतलब क्या है, अगर आपने कोई स्ट्रिप इस तरफ ऐसे फिट कर दिया, ठीक है, और कोई स्ट्रिप आपने इस तरफ फिट कर दिया, तो अब इसके पास यह जो लिनियर मूवमेंट था इसके इस तरफ आने का और उस तरफ आने का खत्म हो जाता है। मान लो आपने कोई क्लैंप लगा दिया ऐसे, ठीक है, इस क्लैंप को यहाँ पे किसी स्क्रू के द्वारा क्या कर दिया, टाइट कर दिया। देखो इस क्लैंप के द्वारा इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, रोटरी मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने क्लैंपिंग कर दिया, अगर आपने इसके ऊपर क्लैंपिंग कर दिया तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने वर्क पीस में, अगर आप सिलिंड्रिकल वर्क पीस को इसमें रख दिया, वी ब्लॉक में रख दिया, तो ऑटोमेटिक कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो जाएंगे, 4, जो आपको समझना पड़ेगा। तो 2 बातें मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। इंटरव्यू में पूछा गया है क्या, टेबल पे रखने का, और मान लो अगर कभी वी ब्लॉक में पूछने की बात आ गई तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वी ब्लॉक कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम एलिमिनेट करता है, तो कितने करता है, 4 करता है, बट बचाता कितना है, 2 ए बी के अलोंग, और वह 2 को हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, सुटेबल क्लैंपिंग के द्वारा। तो यह आपका पूरा का पूरा वी ब्लॉक में कैसे किसी भी वर्क पीस को परफेक्ट क्लैंप किया जाता है। आगे आते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। द एनालिसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन को हमने बहुत अच्छे से देखा, 3 पिन लोकेशन मेथड को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको आइडिया हो गया कि वर्कपीस को लोकेट कैसे करते हैं। फिर क्या कह रहा है, ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, कोई सिलेंडर ऑब्जेक्ट है, माउंटेड है कहाँ पे, वी ब्लॉक में। चलो ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, वह कहाँ पे माउंटेड है, वी ब्लॉक में माउंटेड है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि वी ब्लॉक में ही क्यों माउंटेड है, ठीक है, सारा खेल किसका है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। आइए फिर क्या कह रहा है, इज द सिलेंडर, ठीक है, इज रिस्ट्रेन, ठीक है, जैसे ही आप उसमें क्या रखते हो, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को रखते हो, रिस्ट्रेन फ्रॉम एनी मूवमेंट along CD and EF, ठीक है। इनका क्या कहना है कि जो मूवमेंट किसके पास था, CD और EF के पास, वह क्या है, प्रिवेंटेड हो जाता है, एंड रोटेशन भी प्रिवेंटेड है किसके अलोंग, CD और EF के अलोंग। इसका मतलब समझो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, CD, ठीक है, और EF, ठीक है, CD और EF यही तो था, तो हमने यही तो लिखा था, CD का यह कैंसल और यह कैंसल, EF का लीनियर मूवमेंट कैंसल और आपका रोटरी मूवमेंट कैंसल। एक्चुअली यह इतना जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वही यहाँ पे लिखा गया है। देखो क्या लिखा गया है, CD के अलोंग और EF के अलोंग एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट है नहीं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का CD और EF का लीनियर मूवमेंट क्या है, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो ये इस चित्र से आप समझ सकते हो कि ये लिखा क्या है। फिर अगली बात क्या कह रहा है, एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रोटेशन अबाउट द एक्सिस CD एंड EF, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, CD और EF के पास क्या है, रोटेशन भी क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो यह जो यहाँ तक का जो भाषण है वह यह पूरा का पूरा बता रहा है। तो आप इस पे अगर कंसंट्रेट कर लिए, यह जो तरीका है यह मैंने खुद से बनाया है, आपको किसी बुक में नहीं मिल सकता है यह, ठीक है। तो इसको सीखा है मैंने खुद से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये समझ पा रहे हो
तो पूरा का पूरा आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। आइए, जो यहाँ पे लिखा है वही चीज यहाँ पे है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के मेथड से है। चलिए अब थोड़ा सा आगे आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि सी डी और ई एफ, देखो सी डी यहाँ भी है, सी डी यहाँ भी। यह सी डी किसकी बात कर रहा है, एनी मूवमेंट की, और यह सी डी किसकी बात कर रहा है, रोटेशन की, ठीक है। तो दोनों देखो प्रिवेंट है। ई एफ और ई एफ दो बार है। ई एफ एक बार किसके लिए बात कर रहा है, मूवमेंट की, और दूसरे बार क्या कर रहा है, रोटेशन की। अब असली बात देखो, एंड अब देखो आपने देखा कि ए बी सी डी पूरे तरीके से क्या हो गए, हाथ जोड़ लिए हैं कि प्रभु अब हम कहीं नहीं घूम सकते। मतलब क्या है कि जो सी डी एक्सिस है और ई एफ एक्सिस है, इसके थ्रू आपका वर्कपीस किसी भी हालत में घूम नहीं सकता। तो जो खतरनाक प्राणी है वह कौन है, ए बी। यह ए बी क्या कह रहा है कि अब हमारे पास कुछ मूवमेंट है। वह कौन सा है, ध्यान से देखो। अब लिखा है द बॉडी इज फ्री, चलो बॉडी फ्री हो गई किसके टर्म में, टू मूव अलोंग ए बी। मतलब क्या है कि ए बी के पास क्या है, लिनियर मूवमेंट है। क्या कह रहा है, मूव अलोंग ए बी। ए बी के साथ क्या है, इसके पास लिनियर मूवमेंट है। तो फ्री मूवमेंट ऑफ द वर्क, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके पास यह भी है। इसका मतलब यही तो खतरनाक प्राणी है, कौन, ए बी। ए बी और ए बी क्या है कि लिनियर मूवमेंट है और रोटरी मूवमेंट है, दोनों का दोनों है, ठीक है। चलिए, मानव में ए बी ग्रुप का ब्लड भी होता है, ठीक है, वह भी बहुत अलग टाइप का होता है। उसी तरीके से हमारे इंजीनियरिंग में भी ए बी है। तो आप समझ सकते हो कि यह ए बी को हमको क्या करना है, जीरो करना है। अब यह मेथड क्या होगा, नीचे लिखा गया है, लिखा है द फ्री मूवमेंट ऑफ द वर्क, ठीक है, इन ऑर्डर टू लोकेट द, ठीक है, कंप्लीटली सर्टेन अदर लोकेटिंग अरेंजमेंट। इनका कहना है कि जो ए बी के पास ये दो हथियार हैं, लिनियर और रोटरी को, इसको भी खत्म करने के लिए हमारे पास कुछ अरेंजमेंट है, और उन अरेंजमेंट को बोलते हैं सुटेबल क्लैंपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्टेन अदर लोकेटिंग अरेंजमेंट मस्ट बी क्लैम्प्ड एडिशन द वी ब्लॉक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी ब्लॉक में कुछ क्लैम्प्स वगैरह लगा के ए बी को भी क्या करते हैं, शांत कर देते हैं। कहते हैं अब तुम भी जो है न तो लिनियर मूवमेंट कर पाओगे न तो रोटरी मूवमेंट कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि अब इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यह अगर हो गया तो अब आप इस पे मशीनिंग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब हमारा ये पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन टॉपिक था वो पूर्णतः क्या हो गया, खत्म हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब है कि मेथड ऑफ लोकेशन। अगला हमारा टॉपिक क्या है कि किसी भी वर्क पीस को लोकेट करने के लिए कुछ मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यह ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। जो अभी हम बताएंगे यह ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ जिग और बुश क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, कुछ टेक्नोलॉजी होती है जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन देखो, देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड ऑफ द लोकेटिंग वर्क। बहुत वर्क को लोकेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, इसमें सबको जिक्र करना इम्पॉसिबल है। फिर भी कुछ बेसिक पार्ट को हम लोग, कुछ बेसिक बातों को यहाँ पे जानेंगे। फर्स्ट वन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है बालक, फ्लैट लोकेटर। क्या लिखा हुआ है, फ्लैट लोकेटर। अब यहाँ मतलब समझना, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फ्लैट सरफेस है, ध्यान से देखो, यह फ्लैट सरफेस है, यह फ्लैट, किसी भी फ्लैट सरफेस को लोकेट का मतलब समझना। लोकेट का मतलब क्या है कि वर्क पीस को टूल के पोजीशन में लाना। समझना बात को, लोकेट का मतलब क्या है कि अगर वर्क पीस यहाँ पे है तो टूल का पोजीशन उस वर्क पीस में जहां मशीनिंग होनी है उस जगह हो, ठीक है। इसका मतलब है, अगर आपको एक एग्जांपल दे दें कि अगर मान लो आपको होल कहाँ करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है,
और आपका जो ड्रिल बिट है ये देखो ध्यान से, इसका लोकेशन यहाँ पे है, जबकि होना कहाँ चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब है ड्रिल को होना कहाँ चाहिए यहाँ पे, लोकेशन कहाँ है यहाँ पे, तो यह परफेक्टली लोकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे लोकेट इज द फ्लैट सरफेस, ठीक है, नाम में ही लिखा हुआ है कि फ्लैट लोकेटर का मतलब क्या है कि फ्लैट सरफेस को लोकेट करना। तो यहाँ पे देखो 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ, यह आपका क्या है, वर्क पीस है, ठीक है, यह भी आपका वर्क पीस है और यह भी आपका वर्क पीस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंडरकट बनाया गया है। अंडरकट क्यों बनाया गया होगा, जरा ध्यान से देखो। ऐसा होता क्या है कि जब यहाँ पे यह एल शेप का है, जब वर्क पीस भी एल शेप का आ जाता है तो कुछ उसके बीच में गैपिंग बन जाती है, तो उस क्लियरेंस को हटाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अंडर कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि यह कोनिकल पार्ट उसके अंदर इंसर्ट हो जाए और जिससे यह फ्लैट सरफेस या फ्लैट सरफेस दोनों को दोनों एक साथ मिल जाए। तो यह वर्क पीस को लोकेट कर रहा है। लोकेट का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ का, टूल का, जहां पे वहां पे मशीनिंग होनी है। तो कौन सा लोकेटर हो गया, फ्लैट लोकेटर। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिलेंड्रिकल लोकेटर। देखो नाम में ही काम है, कोई खास बात नहीं है, क्या है, नाम में ही काम है। देखो कैसे, क्या नाम है इनका, सिलेंड्रिकल लोकेटर। क्या कह रहे हैं, सिलेंड्रिकल लोकेटर। इसका मतलब क्या है कि वर्क पीस आपका कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। अब ध्यान से देखना है कि वर्क पीस देखो ये है आपका, जो मैंने ऐसे थोड़ा सा उल्टे तरीके से हैचिंग किया हुआ है, वो पहले से एक हैचिंग करके रखा है उन्होंने, ठीक है, यह आपका वर्क पीस है, ठीक है। वर्क पीस कैसा, सिलेंड्रिकल वर्क पीस है। अगर सिलेंड्रिकल वर्क पीस को आपको लोकेट करना है, लोकेट का मतलब समझ लो, मान लो आपको इसमें बोरिंग करना है, तो जो बोरिंग टूल होगा ये यहाँ पे होगा, ठीक है, ये है आपका बोरिंग टूल, सपोज करो यहाँ पे बोरिंग टूल लगा हुआ है ये। और अब आप समझना बात को, जो बोरिंग का स्पिंडल है उसकी एक्सिस और ये इस वर्कपीस की एक्सिस सेम होनी चाहिए। मतलब समझ पा रहे हो ना कि जब ये बोरिंग करेगा तो यह बोरिंग बार का जो एक्सिस है और यहाँ पे वर्कपीस का एक्सिस एक ही लाइन में होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बोरिंग में डिफेक्ट आ जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो आपके जैसे खोखले कंपोनेंट हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट के, तो ऐसे को हम लोकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लोकेटर। देखो यह क्या है, एक टाइप का नट जैसा बना हुआ है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल लोकेटर। सिलेंड्रिकल लोकेटर को इसमें सेट कर देंगे, इससे क्या होगा कि यह वर्कपीस आपका इस तरफ और इस तरफ का मूवमेंट, इस तरफ या इस तरफ का मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यह आपका जो टूल है बड़े आसानी से क्या कर पाएगा, यहाँ पे मशीनिंग कर पाएगा। नाम क्या है इसका, सिलेंड्रिकल लोकेटर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आइए आप देखते हैं, एम्प्लॉयड फॉर अ लोकेटिंग कंपोनेंट हैविंग द ड्रिल होल, ठीक है, जो पहले से ड्रिल होल होगा उसी को वह सपोर्ट कर पाएगा। सीधी सी बात है, यह जो कोनिकल लोकेटर है वह किसी ड्रिल में ही तो क्या होगा, सेट हो पाएगा। अगर यहाँ पे पहले से होल नहीं हुआ होगा तो यह खोखला वर्कपीस में सेट नहीं हो पाएगा। तो नाम क्या है इसका, सिलेंड्रिकल लोकेटर। नेक्स्ट देखते हैं, कोनिकल लोकेटर। क्या है, कोनिकल लोकेटर। अब ध्यान से देखो, पहले वर्क कहाँ है हमारा, ठीक है, ध्यान से देखो। चलिए, ये जो हमने अभी यहाँ पे जो रेड लाइन से बनाया है वह हमारा वर्क है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे होल करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, होगा क्या कि अगर यहाँ पे एक लगा होगा, टेम्पलेट लगा होगा, टेम्पलेट यहाँ पे है, देखो जो 5 नंबर है वो क्या है आपका, टेम्पलेट। देखो यहाँ पे लिखा होगा टेम्पलेट। एक्चुअली टेम्पलेट क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, टेम्पलेट का अभी आएगा एग्जाम्पल, तो बहुत अच्छे से बताऊंगा टेम्पलेट एक्चुअल में क्या है। अभी आपको यहाँ नाम समझना है। टेम्पलेट के अंदर लगा होता है बुश, ठीक है, देखो यह वाला जो पोर्शन है वो बुश है। थोड़ा सा अगर आप इस हैचिंग को ध्यान देंगे तो ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं बुश। क्या बोलते हैं, बुश। और इस बुश के अंदर क्या इंसर्ट होता है, ड्रिल बिट। क्या इंटर होगा, ड्रिल बिट, इसीलिए इसको बोला जाता है ड्रिल बुश। क्या बोला जाएगा, ड्रिल बुश, ठीक है। आइए यहाँ पे, यह क्या है, बुश है, ठीक है, यह क्या कहलाएगा, ड्रिल बुश। क्यों, क्योंकि यहां से क्या इंसर्ट होगा, आपका ड्रिल टूल इंसर्ट होगा। आइए, ड्रिल टूल इंसर्ट होगा। तो अब ऐसे कंडीशन में इस वर्कपीस में क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग हो जाएगा। तो इस वर्कपीस में ड्रिलिंग करने के लिए इस ऐसे वर्कपीस को कौन सपोर्ट किया हुआ है बालक, एक कोन,
क्या किया हुआ है, कोन, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल लोकेटर। देखो यहाँ 7 नंबर देखो, कोनिकल लोकेटर क्या है, ये कोन टाइप का है, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, अगर उल्टा कर दोगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा, चलो ठीक है। एनीवे तो यह है, तो यह जो है क्या है आपका कोनिकल लोकेटर, क्या कहेंगे इसको, कोनिकल लोकेटर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो आपका वर्कपीस है यहाँ पे है बुश है, और बुश का कनेक्शन किससे है, ड्रिल से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बालक, ड्रिल बुश। क्या बोलते हैं, ड्रिल बुश। और बुश किस मटेरियल से बनता है, गन मेटल से। किससे बनता है, गन मेटल से। बुश किससे बनेगा, गन मेटल से, गन मेटल से बनता है। और गन मेटल का कंपोजिशन क्या होता है, हाँ जी क्या होगा बता दो जरा, नहीं बताओगे तो ये बताना है, चलो ठीक है। यहाँ होता है कॉपर लगभग 88% के आसपास, ठीक है। कॉपर होगा, कॉपर कॉपर कॉपर, बट टिन होगा, एसएन होगा लगभग 8 to 10% के आसपास होगा टिन। और फिर जिंक होगा, जेडन होगा, अगर मान लो ये 10 तो ये मान लो 2 to 4% क्या होगा आपका, जिंक होगा। तो यह पूरा कंपोजिशन किसका होता है, गन मेटल का। किसका होता है, गन मेटल का। और जो गन मेटल होता है उससे क्या बनता है, बुश बनता है, ठीक है। और सामान्य रूप से अगर कभी प्रश्न आपसे पूछे कि बुश करता क्या है, तो आपको एक ही जवाब देना है, उसका नाम क्या है कि रोटेटिंग शैफ्ट को सपोर्ट करने के लिए हम बुश का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, बुश का। लेकिन यहाँ पे रोटेटिंग ड्रिल बिट है, यहाँ पे शैफ्ट नहीं है। रोटेटिंग ड्रिल बिट को गाइड करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ड्रिल बुश। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्रिल बुश, ठीक है। बुश क्या करता है, इसको गाइड करता है। किसको गाइड करता है, ड्रिल को। तो टूल को गाइड करने का काम जिग करता है। टूल को गाइड कौन करता है, जिग करता है। तो यहाँ पे टूल को गाइड कौन कर रहा है, ड्रिल बुश। इसका मतलब क्या है कि जहां ड्रिल बुश लगा होगा उस अरेंजमेंट में लगभग वह अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, जिग कहलाएगा, JIG, ठीक है। आगे आते हैं, यह बात हो गई, आगे आओ। नेक्स्ट देखते हैं ड्रिल बुश लोकेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले फिर से देखो, एक आपका सिलेंड्रिकल वर्कपीस है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, होल करना है। सपोज करो यहाँ पे दोनों तरफ हमको बुश लगाने की जरूरत क्यों है, सपोज करते हैं, ध्यान से देखो यह है क्या। सपोज करो यह पृथ्वी है, ठीक है, यह पृथ्वी है। अगर हमने आपसे कह दिया यह नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। हमने कहा आपको नॉर्थ पोल से होल करना है, नॉर्थ पोल से आपको क्या करना है, अगर आपको नॉर्थ पोल से, ठीक है, अगर आपको नॉर्थ पोल से एक ड्रिल बनाना है और यह नॉर्थ पोल से कहाँ तक जाना है, आपको साउथ पोल तक, सपोज करो ये, ठीक है। तो क्या जरूरी है कि आप एक स्ट्रेट लाइन में होल कर पाओ, क्योंकि लेंथ काफी ज्यादा है, डाया ज्यादा है। तो अब हम होता क्या है कि आज जो व्यक्ति होगा, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि यह यहाँ से होल करना शुरू करता है। अब देखो क्या हो जाता है, ये उसको लगता है वो सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, निकल कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से वर्क पीस में होता क्या है कि अगर आप ड्रिल बुश लगाओगे नहीं तो आपका ड्रिल बिट तो फ्लेक्सिबल है, रोटेट तो कर रहा है, तो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे डाया ज्यादा है। तो ये इधर से जाता हुआ निकल किधर जाएगा, थोड़ा सा इसेंट्रिक होके इस तरफ निकल जाएगा। तो जो सेंटर से होल पास होना था उस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, ड्रिल बुश का। तो ड्रिल बुश क्या करता है, गाइड करता है। गाइड करने का मतलब ये ड्रिल बिट इधर और इधर का मूवमेंट कर ही नहीं सकता, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन में अगर आपको होल प्रोवाइड चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, ड्रिल बुश। चलिए अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप, क्या है, द ड्रिल बुश लोकेटर एम्प्लॉयड फॉर द लोकेटिंग अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका कोई सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यह क्या होगा, आपका ड्रिल बुश होगा, और यह ड्रिल इंसर्ट करेगा और यहाँ पे क्या होल करेगा। देखो फिर से यहाँ पे क्या है, आपका ड्रिल बुश, और यह आप आर पार हो जाएगा, जिससे एक स्ट्रेट होल बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे जिग बॉडी, देखो क्या लिखा हुआ है, JIG, क्या लिखा हुआ है, जिग। जिग क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ड्रिल बुश है, और ड्रिल बुश क्या करता है, टूल को गाइड करता है, टूल को गाइड करता है। तो जो गाइड करेगा वही तो क्या कहलाएगा, JIG, और यही G तो क्या है, गाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना है।
आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है टाइप ऑफ जिग क्या होता है। तो कितने प्रकार के हमने लोकेटर देखा, फ्लैट लोकेटर देख लिया, ठीक है, कोनिकल देख लिया, सिलेंड्रिकल देख लिया, ओके। तो अब आता है कि जिग कितने प्रकार का होता है। तो यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जिग कितने प्रकार का होता है यह डिपेंड करता है कि हमारा वर्क कितने प्रकार का है, ठीक है। क्योंकि हमारा वर्क क्या एक ही प्रकार का होगा क्या, अलग अलग वर्क पीस बनेंगे, अलग अलग डिजाइन होगी, और हर अलग डिजाइन के लिए अलग अलग प्रकार का जिग यूज होगा। लेकिन सामान्य बोलचाल में, सामान्य भाषा में कुछ टाइप के जिग को देखा जाता है, ठीक है। तो जो आपको जानना चाहिए कि जिग कितने प्रकार का होता है और फिक्सर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ जिग। अब आप समझ पा रहे हो यहाँ मतलब क्या है, यह बहुत प्रकार का हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्क पीस। आपका वर्क पीस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आगे आते हैं, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, द क्वालिटी, टाइप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्वालिटी क्या है, इस कितना प्रकार क्या है वर्क का, और जटिलता क्या है ऑफ द जिग एंड फिक्सर यूज डिपेंड ऑन। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ वर्क, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी है, जो टाइप है, हमने आपसे कहा ना कि कौन से टाइप का जिग होगा, ये डिपेंड किस पर करेगा, टाइप ऑफ वर्क पे। तो ये पूर्णतः बात समझ पा रहे हो, यह एक साथ कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में डिपेंड किसका पड़ता है, टाइप ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। तो फिर देखो, द क्वालिटी, टाइप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जिग एंड फिक्सर यूज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क टू बी मशीन, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, एंड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी बात क्या क्या है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दो बात को आपको ध्यान देखना है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि जिग और फिक्सर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, मास प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। क्यों? जब आइडेंटिकल पार्ट को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। और वह मास प्रोडक्शन को हम बोलेंगे स्केल प्रोडक्शन। कैसा होगा, तो हम जिग यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्क पीस बनाना है और आपने 10,000 का जिग बना लिया और वर्क पीस है आपका 200 रुपए का। समझना बात, 200 रुपए के वर्क पीस के लिए तुमने 10,000 का जिग बनाया और फिर 200 रुपए का वर्क पीस बेच रहे हो, तो यह हो गया नुकसान। इंजीनियर का मतलब क्या है, चीप एंड बेस्ट, ठीक है। चीप तो होना चाहिए इंजीनियर को नहीं, सामान को, ठीक है, लेकिन वह सामान बेस्ट भी होना चाहिए। किसके कंपेयर में, जो बहुत महंगा है, ठीक है। यही तो है इंजीनियर की खासियत, ठीक है। आगे आते हैं, तो क्या हो गया, टाइप ऑफ वर्क एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ये दो बातों को आपको दिमाग में रखना चाहिए। आगे आते हैं, फर्स्ट वन देखो, टेम्पलेट जिग। क्या बोलता है बालक, टेम्पलेट जिग। क्या बोलेगा, टेम्पलेट जिग। आइए चलो आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, यह पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात बताता हूं, जो इंडो अमेरिकन होंगे कुछ बच्चे, उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, इंडो अमेरिकन होंगे कुछ, ठीक है। आइए, अब होता क्या था कि जब हम लोग गांव में रहते थे तो कभी मान लो कोई ऐसा फंक्शन होता था तो हम लोग क्या बनाते थे, आटे को कचौड़ी, समझते ही होगे, कचौड़ी बनाते थे। उसमें होता क्या था, कभी कभी जल्दी बनाना होता था, ठीक है, बहुत जल्दी बनाना होता तो हम लोग करते क्या थे, जो आटा होता था बड़ा, मतलब आटे का जो गूंथ के जो बड़ा वाला बन जाता था, उसको हम लोग क्या करते थे, वो चौकी जो होती है उस पर फैला देते थे, ठीक है, लार्ज अमाउंट में बहुत लेंथ में फैला देते थे। उसके बाद ग्लास लेते थे, ग्लास समझते हो ना, ग्लास। उसके बाद मान लो यहाँ आटा है, यहाँ पे ग्लास, यह आटे को हमने क्या किया, पूरे फैला दिया। अब इसमें क्या जल्दी क्या होगा, अब फिर उस ग्लास से क्या करते थे, यहाँ पे बस कटिंग बनाना शुरू करते थे। लो बन गया क्या, कचौड़ी बन गया ना, कचौड़ी, बस हो गया, पढ़ाई खत्म। इसका मतलब क्या है कि आपने इस ग्लास से जो इसको रीसाइज करके कट कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि अब यह अलग अलग पार्ट बाहर हो गया, एक ही साइज का पार्ट बाहर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब ध्यान से देखो, इस पूरे पार्ट को उठा के देखोगे तो यहाँ पे क्या बने रहेंगे, होल बने होंगे। आप दिख पा रहा है ना, एकदम यहाँ पे होल बने हुए हैं। तो अब इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। आप इसको उठाओ,
बहुत सारे होल्स बने हुए, इसको बेसिक वर्कपीस के ऊपर रख दो। बात समझना, आप अगर इसको उठाओ और जो प्लेट है उसके ऊपर रख दो, ठीक है, और रख दो तो जो होल पहले से बने हुए हैं उसी होल में अगर आप मशीनिंग कर दोगे तो बार बार आपको मेजरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि जो पहले से जो यहाँ पे बने हुए हैं डाया, आप वहां पे मशीनिंग कर दोगे तो जो यहाँ पे पहले से जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट का ही सेम टू सेम फोटोकॉपी दूसरा निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आप इस टेम्पलेट को ऐसे उठाओगे और जैसे ही उसके ऊपर दूसरा वर्कपीस को कट कर दोगे तो जो दूसरा वर्कपीस बनेगा वह भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो जैसा टेम्पलेट होगा वैसा ही वर्कपीस बनता है। ओके, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत बेसिक बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, एक नंबर पे क्या है, वर्क। चलो ये वर्क है, जरा इसको ध्यान से देखो, ये ठीक है वर्क। अब हमको वर्क में क्या करना है, होल करना है। वर्क में क्या करना है, होल करना है। पहली शर्त यह है कि जो वर्क की लेंथ है उसी लेंथ पे कौन है आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट नंबर कौन है, 2। इस टेम्पलेट में पहले से क्या बना हुआ है, होल बना हुआ है। टेम्पलेट में पहले से होल बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस टेम्पलेट को क्या करेंगे, उस वर्कपीस के ऊपर रख देंगे, उस टेम्पलेट को उस वर्कपीस के ऊपर रख देंगे और जहां पे ये पहले से होल बना हुआ है, यहां जैसे ही ड्रिल इंसर्ट करेगा तो यह इसी लोकेशन पे क्या कर देगा, होल बना देगा। देखो यहाँ पे और यहाँ। ओके, सिंपल सी बात है। सपोज करो, मान लो आपको पास एक A4 साइज का पेपर है ये, ठीक है, A4 साइज का, और दूसरा पेपर यह है A4 साइज का, ठीक है। अब मान लो इस A4 साइज में मैंने यहाँ पे एक होल बनाया हुआ है। क्या करना है, इसको बोलेंगे टेम्पलेट। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। इसको उठाया, इसके ऊपर रख दिया, समझना, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया तो यह जो निशान है वो यहाँ पे लगा दो, यही होल यहाँ भी बन जाएगा। तो देखो दोनों सेम टू सेम हो गए। इसका मतलब क्या है, टेम्पलेट जैसा होगा, जिस डिजाइन का होगा उसी डिजाइन का होल किसमें बनेगा, वर्कपीस में बनेगा। यह बहुत ही साधारण सी बात है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक नुकसान होता है। नुकसान क्या है कि जो टेम्पलेट का मटेरियल होता है वह सामान्य रूप से उतना हार्ड नहीं होता जितना आपका यह होता है। क्यों? क्योंकि ये HSS का होता है। किसका होता है, हाई स्पीड स्टील का होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है बालक, कि जब टेम्पलेट से यह ड्रिल यहाँ वर्कपीस में होल कर रहा होता है तो साथ ही साथ टेम्पलेट को भी काट देता है, टेम्पलेट को भी कट कर देता है, जिसके कारण थोड़ा सा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? नया नया टेम्पलेट है तो चलो ठीक है, लेकिन जब यह ड्रिल यहाँ इंसर्ट करता है तो इस टेम्पलेट को भी थोड़ा सा क्या करता है, कट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें लूजनेस आ जाती है और यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो टेम्पलेट जिग एक टाइप का जिग है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ पा रहे होगे आप यहाँ पे। इसीलिए हमें चाहेंगे कि टेम्पलेट का मटेरियल ऐसा हो जो कि इससे कट ना हो, ठीक है, मतलब HSS से कट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए एक जुगाड़ है, वो हम आगे देखेंगे। तो आप यहाँ पे पढ़ते हैं, द टेम्पलेट जिग इज अ सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल टाइप, ठीक है, बहुत ही साधारण सी बात है। फिर कह रहा है अ प्लेट नंबर 2, अ प्लेट नंबर 2 हैविंग होल एट डिजायर्ड पोजीशन। 2 नंबर प्लेट पे होल बने हैं उस डिजायर्ड पोजीशन पे जहां पे वर्कपीस में होल बनाने हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एज टेम्पल ब्रिज फिक्स द कंपोनेंट नंबर 1। इस 2 नंबर को 1 नंबर के कंपोनेंट में हमने फिक्स कर दिया। टू द ड्रिल, ड्रिल करने के लिए द ड्रिल नंबर 21, देखो 21 नंबर पे क्या है, ड्रिल है। ड्रिल नंबर 21 गाइडेड थ्रू द होल्स, गाइडेड, गाइडेड, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, टेम्पलेट जिग। क्यों? जिग क्या करता है, गाइड करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गाइडेड। फिर क्या कह रहा है, थ्रू दीज होल ऑफ द टेम्पलेट 2 एंड द रिक्वायर्ड होल आर ड्रिल और अ वर्कपीस, ठीक है। इसका मतलब है बहुत आसानी से यहाँ पे क्या कर दिया, होल कर दिया, ठीक है। तो यह कौन सा जिग हो गया बालक, टेम्पलेट जिग। आगे आते हैं नेक्स्ट, यह भी एक टाइप का टेम्पलेट जिग है, ठीक है। ऊपर क्या लगा है, टेम्पलेट लगा है, यह आपका वर्कपीस है, यह आपका ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यह आपका वर्कपीस का, यह इसका फ्रंट व्यू है, यह इसका टॉप व्यू है, ठीक है। यह इसका कौन सा व्यू होगा, फ्रंट व्यू होगा, और यह क्या है, इसका टॉप व्यू है। चलो ठीक है।
प्लेट जिग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेट जिग। चलिए अब प्लेट जिग क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है। अब अगर हम बोलें कि जो टेम्पलेट जिग में जो कमी थी, टेम्पलेट जिग में जो कमी थी उसको दूर कर दिया किसने, प्लेट जिग ने। टेम्पलेट जिग में क्या कमी थी कि टेम्पलेट में टेम्पलेट घिस जा रहा था, किससे, टूल से। तो हम क्या करते हैं कि उस टेम्पलेट में पहले से ही एक बुश लगा देते हैं। देखो कैसे, अ प्लेट जिग इज ए इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेम्पलेट जिग। किसका इम्प्रूवमेंट है बालक, टेम्पलेट जिग का। देखो जो पहले टेम्पलेट था यह था, ठीक है, यह टेम्पलेट था, नीचे वाला आपका क्या है, वर्क पीस है, देख लो यह वर्क पीस है। देखो असली बात क्या है, इस वर्क पीस में होल बनाना है, तो अब यह जो ड्रिल बिट यहां से इंसर्ट होगा, तो देखो टेम्पलेट ये है और उस टेम्पलेट के अंदर क्या सेट कर दिया गया है, पहले एक बुश। तो टेम्पलेट के अंदर बुश है और बुश के अंदर ड्रिल है, तो टेम्पलेट से ड्रिल का कनेक्शन खत्म हो गया। देखो यह है आपका बुश, जिसको बोलेंगे ड्रिल बुश। तो यह जो ड्रिल आएगा वह किससे गुजरेगा, बुश से, न कि टेम्पलेट से। लेकिन बुश लगा किसमें है, टेम्पलेट में लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, प्लेट जिग। ठीक है, तो अब इससे आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया गया होगा। क्यों, क्योंकि आपका यह जो टेम्पलेट है वो जल्दी घिस रहा था। अब क्या होगा, अगर आपका बुश घिसेगा तो इसको आप ऊपर करके बाहर निकाल के दूसरा बुश लगा दो, तो टेम्पलेट खराब नहीं होगा। तो एक टेम्पलेट में हम क्या कर सकते हैं, अलग 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 डायमेंशन के बुश लगा के क्या कर सकते हैं, इसको गाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यह इसका इंप्रूवमेंट फॉर्म है, किसका, टेम्पलेट जिग का। तो यह क्या नाम है इसका, प्लेट जिग। तो इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पे क्या लग गया, ड्रिल बुश, क्या लग गया, ड्रिल बुश। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। थोड़ा सा यह भी एग्जांपल देख लो आप, प्लेट जिग का ही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुश लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले टेम्पलेट में क्या लगाएंगे, बुश लगाएंगे, और उस बुश से कौन पास होगा, ड्रिल पास होगा। ठीक है, और यह वाला पोर्शन क्या है, यह वाला पोर्शन क्या है, टेम्पलेट है। ठीक है, क्या है, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में बुश और बुश में ड्रिल, और यह पूरा का पूरा क्या है, प्लेट जिग है। क्या है, प्लेट जिग। तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपको केवल क्या समझना है, नाम और इसका थोड़ा सा डिफरेंस, और बाकी इससे ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में ये लिखा गया है, टाइप ऑफ जिग और टाइप ऑफ फिक्सर। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे आओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चैनल जिग। क्या कह रहा है, चैनल जिग। ठीक है, आइए, अगर आपने पाइप फ्लो पढ़ा होगा तो इस टाइप का कुछ चैनल होता है, नॉच, वियर और फिश हाइड्रोलिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। तो कुछ चैनल होते हैं, चैनल फ्लो होता है, पाइप फ्लो होता है, वो आप बहुत अच्छे जानते हो। लेकिन हमारे यहाँ भी एक चैनल है, ठीक है, पैटर्न वही है। यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा, यहाँ पे हम वर्क पीस को क्या करेंगे, क्लैंप करेंगे। चलो देखो मामला क्या है। सबसे पहले वर्क कहाँ है, आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे वर्क को हैचिंग लाइन से दिखा रहा हूँ, ये आपका वर्क है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नॉब है, ठीक है, इस नॉब को हमने क्या कर दिया होगा, नर्लिंग कर दिया होगा। और नर्लिंग इज अ फॉर्मिंग ऑपरेशन, नर्लिंग इज अ फॉर्मिंग ऑपरेशन, नॉट अ कटिंग ऑपरेशन। ये आपको पता है। आगे आते हैं, ये आपका वर्क पीस हो गया नंबर 1। और यहाँ पे देखो क्या लगा है बालक, आप बोलोगे ड्रिल बुश। क्या लगा है, ड्रिल बुश। चलो यह ड्रिल बुश आपको हर जगह मिलेगा, जहां भी जिग होगा वहां ड्रिल बुश होगा, बुश है ये। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो होगा क्या कि पहले हम इस वर्क पीस को एक किनारे क्या करेंगे, सेट कर देंगे। अगर यह चैनल है, देखो चैनल कहाँ है, ये जो हैचिंग लाइन है ब्लैक ब्लैक, यह पूरा का पूरा चैनल है। ठीक है, तो इस चैनल में हम क्या करते हैं, इस चैनल में क्या करेंगे, सबसे पहले इस नॉब से वर्क पीस को एक किनारे सेट कर देंगे। देखो इसका कॉर्नर है और यहाँ पे अंडर कट है, इसका देखो कॉर्नर नहीं है, तो यहाँ पे मतलब अंडर कट है। अगर वर्क पीस बड़ा होता तो इसका कॉर्नर यहाँ सेट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ड्रिल बुश हो गया। और यहाँ पे कौन आएगा, आएगा कौन, ड्रिल, और यह क्या है आपका ड्रिल। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा। ठीक है,
तो इस टाइप के बुश को जिग को हम क्या बोलते हैं? चैनल जिग। चैनल क्यों? देखो यह वाला बात, यह और यह इस आकार के कारण, देखो अगर इसको कैसा है, ये ऐसा है, देखो चैनल जैसा है कि नहीं, यही तो है चैनल, तो ये चैनल जैसा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? चैनल जिग। क्या बोलेंगे? चैनल जिग। ठीक है, तो चैनल जिग, ठीक है, टाइप ऑफ जिग हैविंग चैनल लाइक अ क्रॉस सेक्शन। कैसा क्रॉस सेक्शन है इसका? चैनल जैसा। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? चैनल जैसा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चैनल जिग। द कंपोनेंट 1 इज फिटेड, component 1 is fitted within the channel number 4 and the located and the clamping by the rotating knurling knob. The tool guided through the, यहाँ पे ध्यान से देखो, tool guided through the drill bush number 3। तो यह किससे गाइडेड होगा? 3 नंबर के ड्रिल बुश से। किससे गाइडेड होगा? 3 नंबर के ड्रिल बुश से गाइडेड होगा। आगे आते हैं, डायमीटर जिग। यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट जिग क्या है? डायमीटर जिग। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले देखो 1 नंबर पे क्या है? वर्क। पहले से पहले वर्क देख लो, ये है वर्क है आप, चलो ये आपका वर्क पीस है। चलिए ये वर्क पीस है। अब यस स्फेरिकल है, इसलिए किसमें सेट होगा? वी ब्लॉक में। तो 6 नंबर पे क्या है? देखो वी ब्लॉक है, वर्क हो गया। क्लैंपिंग प्लेट लगाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम वी ब्लॉक में स्फेरिकल वर्कपीस को सेट करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना खत्म होता है? 4 खत्म होता है, तब भी बचता कितना है? 2। इन 2 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्लैंप लगा दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लैंप लगने दो। अब यहाँ पे देखो हम क्या लगाएंगे? एक बुश लगाएंगे, ठीक है, इस जगह, और इस बुश की जगह यहाँ पे क्या आएगा? एक ड्रिल आएगा। और ठीक है, यहाँ पे ड्रिल बुश है, कहाँ पे? 8 नंबर देख रहे हो? 8 नंबर क्या है आपका? ड्रिल बुश है। और यह आपका क्लैंपिंग बोल्ट है, और यह पूरी के पूरी का यहाँ से ड्रिल कर देगा। ये आ गया आपका ये। और ड्रिल 3 प्रकार का होता है, आपको पता है। 2 प्रकार का ही मान लो, एक होता है ब्लाइंड होल और एक होता है कौन सा? एक होता है ब्लाइंड होल और एक होता है थ्रो होल। तो हमने बोला था अप्रोच लेंथ होता है, वर्कपीस का लेंथ होता है, ओवर ट्रेवल होता है और हाइट ऑफ कोन होता है। तो जो पूरा ड्रिल टूल का मूवमेंट होता है इतना लेंथ का होता है। तो हमने मशीनिंग टाइप का कुछ न्यूमेरिकल भी किया था, तो आपको आइडिया आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर जिग इज यूज टू द ड्रिल रेडियल होल ऑन द सिलेंड्रिकल और द स्फेरिकल वर्कपीस। ठीक है, होल करने के लिए करते हैं। द वर्क 1 इज प्लेस्ड ऑन द फिक्स्ड वी। ठीक है, 1 नंबर किस पे फिक्स है? वी ब्लॉक में फिक्स है। वी ब्लॉक का नंबर क्या है? 6। एंड देन क्लैंप बाय द क्लैंपिंग प्लेट। यह क्लैंपिंग प्लेट है और इस क्लैंपिंग प्लेट के द्वारा क्या है? यह फिक्स है। ठीक है, विच आल्सो लोकेट द वर्क। द टूल इज गाइडेड थ्रू द ड्रिल बुश। ठीक है, टूल हमेशा किससे गाइडेड होता है? बुश से, ड्रिल बुश, विच द सेट द रेडियली विद द वर्क। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो इसका क्या नाम है? डायमीटर जिग। अब आता है यहाँ पे एक दूसरा इमेज है, सेम टू सेम वैसा ही, आपको आइडिया होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर जिग। क्या बोलेंगे? डायमीटर जिग। आइए अब हमारा आखिरी टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ फिक्सर। तो टाइप ऑफ जिग हो गए, अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ फिक्सर। ठीक है, तो जिग क्या करता है? फिर से आपको आखिरी बार बता दे रहा हूं, वर्क पीस को लोकेट करना, टूल को गाइड करना। कौन काम करता है? जिग। जबकि फिक्सर क्या करता है? वर्क पीस को लोकेट करता है और उसको फिक्स करता है। किसको? वर्क पीस। टूल्स गाइड से, टूल से कोई मतलब नहीं उसको। वर्क पीस को लोकेट करना और वर्क पीस को फिक्स करने का काम फिक्सर करता है, जबकि वर्क पीस को लोकेट करना और टूल को गाइड करने का काम कौन करता है? जिग करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? टाइप ऑफ फिक्सर। ठीक है, देखते हैं क्या है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ फिक्सर। बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ फिक्सर, बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ फिक्सर, इट इंक्लूड्स अ बेस प्लेट। ठीक है, एक बेस प्लेट होगा। ठीक है, तो देखो फिक्सर की एक खास बात होती है, पहले एक बेस प्लेट होता है, उसी पर बहुत सारे क्लैंपिंग अरेंजमेंट लगाया होता है। अगर कोई वर्क पीस किसी पर होल्ड करना है तो पहले बेस प्लेट होगा, उस प्लेट पे अलग अलग से क्लैंप लगाया होगा। तो उस वर्क पीस को क्लैंप के द्वारा, डिफरेंट टाइप के क्लैंप्स के द्वारा क्या करता है? वह उसको होल्ड कर लेता है। क्या करता है? वह उसको होल्ड कर लेता है बड़े आसानी से। अब आते हैं थोड़ा सा आगे।
बेस प्लेट, लोकेटिंग पिंस, ठीक है, क्लैंप, लोकेटिंग पिन से, फिर क्लैंप से, सपोर्टेड ब्लॉक एंड बुशिंग, ठीक है, ब्लॉक और बुशिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। पहले फिक्सर का नाम क्या है, प्लेट फिक्सर। क्या नाम है, प्लेट फिक्सर। आप ध्यान से देखो यहाँ पे बुशिंग है, ठीक है, यह ड्रिल पेट है, इसका मतलब यह बुश है, इसका मतलब गाइड करने वाला है। जबकि यहाँ पे नीचे वाला क्या है, लोकेटिंग पिन है, तो यह आपका क्या हो गया, फिक्सर हो गया, ठीक है। यह वाला पोर्शन क्या है, फिक्सर है। देखो यहाँ पे क्लैंप है, ठीक है, और आपका लोकेटिंग पिन कहाँ पे है, यहाँ पे, और यह आपका पूरा का पूरा क्या है, वर्कपीस है, ठीक है। तो देखो इस वर्कपीस को फिक्स करने के लिए, समझना, इस वर्कपीस को फिक्स करने के लिए यह एक प्लेट का प्रयोग किया गया, यह बेस प्लेट है। तो इसी प्लेट पर हम डिफरेंट टाइप के क्लैंप और लोकेटिंग पिन, क्लैंप, देखो यहाँ पे लोकेटिंग पिन, क्लैंप इस पर लगाए हैं, बेस प्लेट, देखो ये आपका कौन सा प्लेट है, बेस प्लेट, क्योंकि फिक्सर में एक प्लेट होता है जिसको बोलते हैं कौन सा प्लेट, बेस प्लेट। बेस प्लेट पर लोकेटिंग पिन और क्लैंप के द्वारा हम इस वर्कपीस को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या फिक्स कर रहे हैं। और ऊपर क्या लगा हुआ है, एक जिग लगा हुआ है जो कि बुशिंग कर रहा है। बुश क्या करता है, ड्रिल को गाइड करता है। तो यह पूरा का पूरा, देखो यह वाला पूरा का पूरा क्या है, फिक्सर है, ठीक है, यह का पूरा क्या है, फिक्सर। ओके, पीछे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, दीज आर अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिक्सर, ठीक है, बहुत आसान फॉर्म का फिक्सर है। बिकॉज ऑफ एडॉप्टेबिलिटी इट इज द मेड ऑफ द फ्लैट प्लेट, ठीक है। इधर किस पर बना होता है, एक बेस प्लेट होता है जो कि कैसा होता है, फ्लैट होता है। इट इज मेड फ्रॉम अ फ्लैट प्लेट विच हैज वैरायटी ऑफ क्लैंप एंड लोकेटर। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्लैंप और लोकेटर को हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्लैंप और लोकेटर को लगाते हैं। फिर कह रहा है होल्ड एंड लोकेट, ठीक है, ध्यान से देखो, होल्ड एंड लोकेट, फिर से ध्यान से देखो, होल्ड एंड लोकेट, यही तो काम किसका है, फिक्सर का। होल्ड एंड लोकेट या फिक्स एंड लोकेट द पार्ट। प्लेट फिक्सर इज यूज फॉर मोस्ट मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है, अधिकतर मशीनिंग ऑपरेशन में कौन सा फिक्सर यूज होता है, नाम क्या है इसका, प्लेट फिक्सर। क्या नाम है इसका, प्लेट फिक्सर। यहाँ पे आपने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं एंगल फिक्सर, एंगल प्लेट फिक्सर। क्या नाम है यहाँ पे, एंगल प्लेट फिक्सर। आइए ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या है। हमने आपको एक बात बताया था, एंगल प्लेट क्या होता है, 90 डिग्री पे वर्कपीस को मोड़ देता है, जो कि फेस प्लेट के साथ काम करता है। जिस तरीके से ड्राइविंग प्लेट के साथ डॉग लगता है, उसी तरीके से फेस प्लेट के साथ एंगल प्लेट लगता है। एंगल प्लेट क्या करता है, वर्कपीस को 90 डिग्री टर्न कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल प्लेट फिक्सर। अब यहाँ पे क्या है, एंगल प्लेट फिक्सर ये है, और यह भी वर्कपीस को क्या कर रहा है, 90 डिग्री इस तरफ शिफ्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, दिस टाइप ऑफ फिक्सर इज यूज्ड व्हेन द पार्ट इज टू बी मशीन एट द राइट एंगल टू बी लोकेटर, ठीक है, लोकेटर के राइट एंगल पे करना है, ठीक है। दीज आर नॉर्मली मेड बट अदर एंगल आर आल्सो पॉसिबल। सामान्य रूप से 90 डिग्री के लिए बनाते हैं, लेकिन और भी एंगल पॉसिबल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि फिक्सर और जिग का हम डिजाइन अकॉर्डिंग टू द वर्क करते हैं। यह फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, लेकिन एंगल प्लेट फिक्सर का मतलब है कि वर्क पीस को किसी भी एंगल पर फिक्स करने के लिए जिस फिक्सर का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल प्लेट फिक्सर। तो बहुत आसान सी बात है। आगे आते हैं, चलिए वाइस जा फिक्सर, ठीक है, यह आप जानते होंगे काफी अच्छे से। आपने बेंच वाइस देखा होगा, मशीन वाइस देखा होगा, ठीक है। सीट मेटल शॉप तो नहीं होगा, फिटिंग शॉप होगा, फिटिंग शॉप, ठीक है। फिटिंग शॉप में आपने देखा होगा, फाइल देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप देखते हैं, यह भी एक टाइप का फिक्सर है। क्यों फिक्सर है, क्योंकि यह वर्क पीस को होल्ड करता है, ठीक है, वर्क पीस को होल्ड करता है, फिक्स करता है, तो यह भी एक टाइप का फिक्सर है। तो आप ध्यान से देखो, दीज आर यूज फॉर मशीनिंग स्मॉल पार्ट। पहली बात, तीसरी खास बात यह है कि
इसका मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ जा। तो आप इसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि जो बेंच वाइस है उसका मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ जा कितना है। तो जितना ज़्यादा मुंह बड़ा होगा उसका, उतना बड़ा वर्कपीस वहाँ पे होल्ड हो पाएगा। तो इसका मैक्सिमम ओपनिंग ज़्यादा नहीं होता, इसलिए यह छोटे वर्कपीस के लिए ज़्यादा बेहतर काम करता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। द स्टैंडर्ड वाइज जा आर रिप्लेस्ड विद इन जा, ठीक है, कन्फॉर्मिंग टू द शेप ऑफ द पार्ट टू बी फिटेड। देखो यह स्टैंडर्ड है, यह जा कैसा स्टैंडर्ड है, लेकिन आपने एक जा ऐसा भी देखा होगा जिसको हम बोलते हैं पाइप वाइज। क्या बोलते हैं? पाइप वाइज। ठीक है, थोड़ा सा देख लो ऐसा। देखो यह भी एक टाइप का वाइस है, ठीक है, एक तरीके का वाइस है, लेकिन देखो इसका जा कैसा है और इसका जा कैसा है। क्यों? क्योंकि पाइप वाइस में यहाँ से पाइप पास होगी तो पाइप पकड़ने के लिए पाइप वाइस यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या कहा है, द स्टैंडर्ड वाइज जा, यह स्टैंडर्ड वाइज जा है। फिर कह रहा है रिप्लेस्ड विद जॉ, ठीक है, कंफर्मिंग द शेप ऑफ द पार्ट, शेप ऑफ द पार्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका वर्क पीस का शेप अलग अलग होता है तो हम इसकी जॉ को क्या करते हैं, रिप्लेस्ड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा यह फ्लैट है, या देख रहे हो आप कैसा वी टाइप का है, तो डिपेंड करता है कि आपका वर्क पीस कैसा है, उस तरीके से हम जॉ को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। दे आर यूज फॉर लिमिटेड ओनली फॉर द साइज ऑफ द वाइस अवेलेबल। ठीक है, सीधी सी बात है, इनका पहले ही क्या है, इन्होंने हाथ जोड़ रखा है, कह रहे हैं कि हमारे पास तभी आना जब हमारे पास जो अवेलेबल साइज है उसी साइज का वर्क पीस हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी मैक्सिमम ओपनिंग ही है कितना, मान लो 20 सेंटीमीटर और आप वर्क पीस कितना लाए हो, 50 सेंटीमीटर का। मैक्सिमम ओपनिंग कितने है, 20 सेंटीमीटर, और वर्क पीस कितना, 50 सेंटीमीटर। तो कभी हो पाएगा, होल्ड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके पास अपनी लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है, मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ जा कितनी है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ जा कितनी है। आइए आगे चलते हैं, यहां पे भी देख लो। देखो यह भी एक जॉ है, बहुत ध्यान से देखना, एक जॉ इधर है और दूसरी जॉ इधर है। तो देखो इन दोनों जॉ के बीच में वर्क पीस कैसा है, ये देखो पार्ट अगर आपका इस तरीके से हो गया तो जॉ कैसे हो गया, ऐसे हो गया। इसलिए इन्होंने लिखा है कि जो मशीन वाइस या वाइस की जो जॉ होगी वो अकॉर्डिंग टू द पार्ट बदल सकती है। देखो आपने यह जॉ देखा, यह जॉ देखा, दोनों जॉ के बीच में आपका पार्ट कैसा है, ये जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका वर्क पीस कैसा है, यह है वर्क पीस, ये है, तो आपका देखो जॉ कैसा हो गया, ये। ठीक है, तो आप देखो जॉ कैसे हो गया, ये। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका, ठीक है, वर्क पीस जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से आपका क्या होगा, जॉ होगा, वाइस होगा। तो वाइस या फिक्सर हो गया। अब आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे इंडेक्सिंग फिक्सर। नेक्स्ट क्या है, इंडेक्सिंग फिक्सर। सबसे पहले तो आप इंडेक्सिंग पढ़ें बहुत अच्छे से। इंडेक्सिंग हम कहाँ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मिलिंग मशीन में जब हमको स्पर गियर कट करना होता है तो 40/n मेथड आपको पता होना चाहिए। कौन सा मेथड, 40/n मेथड से जब हम लोग गियर कट करते हैं तो हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। तो उस इंडेक्स को जो डिवाइडिंग हेड होता है, हम मिलिंग मशीन में डिवाइडिंग हेड लगा नहीं होता, डिवाइडिंग हेड एक अटैचमेंट होता है जो बाद में लगाया जाता है। इसका मतलब है मिलिंग मशीन में डिवाइडिंग हेड लगाने के लिए एक प्लेट का यूज करते हैं, और उसी प्लेट पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के यह और यह लगाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, कि इस प्लेट के ऊपर, ठीक है, जो पूरा का पूरा डिवाइडिंग हेड आप समझते हो ना, इसमें क्रैंक होगा, क्रैंक पिन होगा, इंडेक्स प्लेट होगा, और आपका यह कौन सा होता है, सेक्टर आर्म। क्या होगा, सेक्टर आर्म, जो कि नंबर ऑफ होल्स को क्या करता है, फिक्स करता है। सेक्टर आर्म होगा, यहाँ पे गियर होंगे, एक रोटेशन में वर्क पीस रोटेट करेगा, तो यह पूरा का पूरा असेंबली एक प्लेट पे लगा होता है, तो वह क्या है, इंडेक्सिंग फिक्सर के ऊपर लगा होता है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, An indexing fixer can be used for a machining operation that are to be performed in more than one plane. ठीक है, the facility location of the give angle within the degree of precision. ठीक है,
अब सामान्य रूप से देखो, जब हम क्रैंक को घुमाते हैं तो वर्क पीस में एंगुलर डिवीजन होता है। एक्चुअल में हम लोग जो नंबर ऑफ होल पढ़ते हैं, मान लो 2, 3, 21, यही तो पढ़ते हैं। क्रैंक का 2 चक्कर 21 होल सर्कल में आगे कितना जाना है? 3 जाना है। तो यह है क्या? एक्चुअल में हम वर्क पीस को कुछ डिग्री मोड़ते हैं, कुछ डिग्री घुमाते हैं, तो जो इंडेक्सिंग होता है वह वर्क पीस को एंगुलर डिवीजन देता है। क्या कहता है? एंगुलर डिवीजन देता है। तो उस एंगुलर डिवीजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? 2, 3/21। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा जो सिस्टम जिस पे लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग फिक्सर बोलते हैं। आते हैं आगे, और यह होगा हमारा लास्ट नाम क्या? मल्टी स्टेशन फिक्सर। ठीक है, मल्टी स्टेशन फिक्सर। ध्यान से देखो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। मान लो आप यह पेन बना रहे हो, तो उस पेन बनाने में पहला मान लो उसका क्या बन रहा है? उसका पूरा का पूरा इंक वाला पोर्शन बन रहा है, फिर उसके आगे आप उसका बॉडी बन रहा है, फिर उसके आगे कैप बन रहा है। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीक्वेंस में बनता रहता है और अलग अलग स्टेशन से, देखो इधर से एंट्री किया, एक स्टेशन से एंट्री किया, स्टेशन नंबर 2 पे काम हुआ, स्टेशन नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे, और 5 पे फिनिश होके बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या है कि जब एक ही स्टेशन पे, मतलब अलग अलग स्टेशन पे, ठीक है, वह वर्कपीस मूव करता है और फाइनली बाहर निकल जाता है, तो ऐसे टाइप के फिक्सर को हम बोलते हैं क्या? मल्टी स्टेशन फिक्सर। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। These are used for high speed and high volume production run। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये मान लो यह प्लेट होगा, बेस प्लेट होगा, यहाँ पे आपका वर्कपीस एंट्री किया, वर्कपीस पे यहाँ पे कुछ काम हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे चला गया, यहाँ के बाद इस जगह गया और यहाँ गया, और उसके बाद क्या हो गया? फिनिश प्रोडक्ट बाहर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने हर स्टेशन पे अलग अलग फिक्सर लगाए हैं। क्यों? क्योंकि इस पर अलग अलग काम होना है इस वर्क पीस पे। तो जब आपका रॉ मटेरियल वर्क पीस अलग अलग स्टेशन पे गया और उस पर अलग अलग क्या हुआ? मशीनिंग हुआ, और जैसे वो बाहर निकल गया क्या हो गया? फिनिश प्रोडक्ट हो गया। तो यह पूरा का पूरा एक साइकिल में हो रहा है, मल्टी स्टेशन फिक्सर हो गया। एक पेड़ पे अलग अलग फॉर्मेशन के फिक्सर लगे हुए हैं और यह वर्कपीस अलग अलग फिक्सर पे यूज करता हुआ बाहर की तरफ मूव कर गया। तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन रेट हाई होगा। ठीक है, प्रोडक्शन रेट क्या होगा? हाई होगा। इसीलिए क्या है कि दीज आर यूज फॉर द हाई स्पीड एंड हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन रन इन विच द मशीनिंग साइकिल। ठीक है, मशीनिंग कैसा होगा? साइकिल। साइकिल का मतलब समझ रहे हो? मशीनिंग साइकिल कंटिन्यू होगा, मतलब एक सर्कल में होगा, एक एक सीक्वेंस पे होगा। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अब हर एक क्या है? हर एक ऑपरेशन अलग अलग स्टेशन पे होता हुआ क्या होगा? आगे निकल जाएगा। ठीक है, इज कंटिन्यूअस। दिस फॉर्म ऑफ फिक्सर अलाउस, ठीक है, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन। यहाँ पे लोडिंग होगा और यहाँ पे अनलोडिंग होगा। जहाँ पे आप वर्कपीस को एंट्री करोगे वहाँ पे लोडिंग होगा, और यह लोड होके यहाँ पे हर जगह मशीनिंग होगा कुछ ना कुछ। जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो अनलोडिंग हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बी, ठीक है, परफॉर्म विद द मशीनिंग ऑपरेशन, परफॉर्म विद द मशीनिंग ऑपरेशन इन प्रोग्रेस एट अ डिफरेंट स्टेशन। ठीक है, अब मल्टी स्टेशन फिक्सर भी क्या हो गया? आपका फाइनली कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद खत्म। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो एमटीटी आपने पढ़ लिया, ठीक है, जो एमटीटी आपने पढ़ लिया वह आपके लिए पर्याप्त था। ठीक है, वह एमटीटी आपके लिए पर्याप्त से भी ज्यादा था। ओके, तो अब आप, यह आखिरी क्लास थी और आज से एमटीटी पूर्णतः क्या हो गया? खत्म हो गया। तो मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूँगा कि जो टॉपिक आपका क्लियर ना हो, जो टॉपिक आपका क्लियर ना हो, उस वीडियो को आप थोड़ा सा दोबारा देख लेना। मैंने पूरी मेहनत किया है कि आपको समझ में आए, अच्छे तरीके से आए और फुल कॉन्सेप्ट के साथ आए। ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ आपको रटा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझना है, और जो हमारा मेन मकसद क्या है? 4 ऑप्शन में एक सही टिक लगाना, और कम समय में। ऐसा भी नहीं बहुत सोचने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो मैंने जितने आपको सवाल करवाए हैं, जितने
जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वहां मैंने आपको बोला है कि आपको हाई कंसंट्रेशन अचीव करना है, तो आपको कोशिश करना है वहां पे आपको रुकना है और रुक कर उस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको एमटीटी में बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। ठीक है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, ये सारा दिमाग का खेल है। अगर हम सोच लेते हैं कि ऑफलाइन है ऑनलाइन है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा दिमाग भी वैसा ही रिस्पॉन्स देता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये ऐसा नहीं है, तो एक्चुअल में रिस्पॉन्स वैसा ही आता है। तो आप कोशिश करो कि आप जहां भी हो, लेकिन पढ़ाई आप कंटिन्यू करो, क्योंकि आने वाले समय एग्जाम का भरमार है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कभी। ओके, अब जो हमारा टॉपिक है पूर्णतः क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए, थैंक यू।